का वजीर जो है वो इलेक्शन कमीशन पर खुला हमलावर हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पोजीशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। ये हिटलर के शागिर्दों वाला ऐलान है। ऑपोजिशन आज बेनकाब हो गई, एनआरओ नहीं है। हुकूमत की चीखें हैं वो साफ बता रही हैं कि इस जिन की जान इस ईवीएम के अंदर है। इलेक्शन कमीशन तुम भी तैयारी करो और जो अपोजिशन वाले हैं वो भी तैयारी करो, हम इनको शिकस्त देंगे। ना मुफाहमत है ना मुखालफत है, ये मुनाफिकत है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमत इतनी ज़्यादा बेताब हो चुकी है कि अब पहले अपोजिशन पर चढ़ाई करते रही, अब इलेक्शन कमीशन पर ही हुकूमत जो है वो चढ़ दौड़ी है। और आज पहले सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के अजलास में सेनेटर आज़म सवाती साहब ने इलेक्शन कमीशन के बारे में बड़ी सख्त उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि ऐसे इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए, ये बदउनवान है, ये पैसे पकड़ते हैं, इस तरह के इल्ज़ामात लगे। वहाँ से इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो वॉकआउट कर गया इजलास से। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फवाद चौधरी साहब, बाबर एवान साहब और आज़म सवाती साहब ने इलेक्शन कमीशन पर सख्त चढ़ाई की। और फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपोजिशन के तर्जुमान बन चुके हैं और इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का गढ़ बन चुका है, हेडक्वार्टर बन चुका है। इस पर उन्होंने उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया। इस पर इलेक्शन कमीशन ने अब सोमवार को अपना अहम इजलास बुला लिया है, जिस पे आगे का राय-अमल तय करेंगे कि क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर और आई वोटिंग के मामले पर। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज इस मामले पर एक तरफ ये सूरत हाल चलती रही, दूसरी तरफ PDM का बड़ा अहम इजलास हुआ है, जिसमें एक तो ये फैसला हुआ है कि पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन का बाइकआउट किया जाएगा और दूसरी तरफ ये भी वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन मुनक्कद किया जाएगा 26 सितंबर को, जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को दावत दी जाएगी हुकूमत के हवाले से, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। और इस पर नाज़रीन एक तरफ सूरत ये भी हम देख रहे हैं कि PDM जो है वो जॉइंट सेशन से बाइकआउट की बात कर रही है, इस्लामाबाद में कन्वेंशन बुलाने की बात कर रही है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने मुसलसल PDM की दीगर जमातों पर उनकी चढ़ाई का सिलसिला भी जारी है। वो आज भी PDM की दीगर जमातों पर तनकीद करते रहे। प्रोग्राम में तमाम मौज़ूआत पर हम बात करें। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है चौधरी मंजूर साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और राना मशहूद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जो हुकूमत की हमें बेताबी नज़र आ रही है EVM के हवाले से और आई वोटिंग के सिलसिले में। इस पर आज आज़म सवाती साहब जो है, जो पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट की, उसमें आज वोटिंग होनी थी, क्योंकि 90 दिन का टाइम था कौमी असम्बली से इस बिल के पास होने के बाद सेनेट में, और इसमें पहले हुकूमत ने अब तक एक मेंबर बढ़ाया ताकि तवाज़ुन अपने हक में किया जा सके, लेकिन आज वो मेंबर जो हैं वो शरीक नहीं हो सकी। तो उसके बाद फिर आज़म सवाती साहब ने चढ़ाई कर दी। उन्होंने जो वहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरह के जो जुमले थे, बड़े सख्त जुमले थे इलेक्शन कमीशन के वाले से, वो कुछ जुमले जो ज़ाहिर कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं हुए, इजलास के अंदर थे, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आज़म सवाती साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हैं, माली बदनामी का इल्ज़ाम लगा दिया इलेक्शन कमीशन पर। आप जहन्नुम में जाएँ, ऐसे इदारों को आग लगा दें, आइन से इलेक्शन कमीशन को निकाल देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता है। इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से गुफ्तगू की। आज़म सवाती साहब ने, ज़रा सुन लें। मैं दावे से कहता हूं इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर अपोजिशन के साथ फरीक की हैसियत से जो है वो सामने आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन तुम भी तैयारी करो और जो अपोजिशन वाले हैं वो भी तैयारी करो। वाकई एक ही बात है, अल्लाह के फजल से हम इनको शिकस्त देंगे। उसके बाद वो नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को, हम जाएंगे, ताकि मन वन जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है हम करा सकें। आज़म सवाती साहब कह रहे हैं कि अब अपोजिशन इस मामले पर नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट, बल्कि हम जाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो आज बातें की, उन्होंने उन्हें मुस्ताफ़ी होने का उनसे मुतालबा किया है और ये भी ख़बरदार किया कि वो ख़ुद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ जा सकते हैं नाअहली का रेफरेंस दायर करने के लिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फवाद चौधरी साहब ने अपोजिशन का तर्जुमान करार दे दिया। ज़रा सुन लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज़्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, जो कि उनका ताल्लुक होगा, जाहिर है कि वो एक करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से, उनकी ज़ाती हमदर्दी भी हो सकती है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने
इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और ख़ुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। अगर हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद नहीं है तो मुझे बताएं वो इलेक्शन कैसे कराएंगे। आप छोटी छोटी जमातों के आलाकार ना बने। एनी ऑनरेबल मैन वुड हैव रिजाइन्ड बाय नाउ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर दें, हम जा ही सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। चौधरी मंजूर साहब, जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे और नून लीग की हुकूमत थी, उस वक्त जब कोई इस तरह के बयानात आते थे हुकूमती वज़रा की तरफ से तो खान साहब खड़े हो जाए करते थे कि मैं इस इदारे के दफा के लिए साथ खड़ा हो जाऊंगा, इसके डिफेंस के लिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो। तो आज आपकी तरफ से क्या कोई ऐलान सामने आने वाला है कि हम भी खड़े हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन के दिफा के लिए, कोई आंच नहीं आने देंगे इस इदारे पर और हुकूमत की किसी भी किस्म के उनकी तरफ से जो इलेक्शन कमीशन को चैलेंजेस हैं उस पर हम भी इस इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? और ख़तरात आपको किस तरह के लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन को? बहुत शुक्रिया समर। देखिए, इलेक्शन कमीशन का या इलेक्शन का असल मकसद क्या है? इलेक्शन कैसे होने चाहिए? आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना, ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों के लिए कोई सपोर्टिव चीजें आती हैं, जो भी आती हैं उनको आना चाहिए उस दिनों की सपोर्ट के लिए। तो अगर आप इन तीनों चीजों को छोड़कर सिर्फ कोई एक तमाशा खड़ा कर दें और उस पर जिद कर लें और जिद का लेवल भी ये आ जाए कि आज दलील की बजाय धमकियां देनी शुरू कर दें, तो एक फाशिस्ट माइंडसेट जो है उसकी अक्कासी कर। अब आप इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन वैसे ही आईनी इदारा है जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही आईनी इदारा है जैसे पार्लियामेंट है, तो उसकी भी हैसियत वही है। अकेली ने इलेक्शन लड़ना है। मैं 2012 में इंडिया गया था ईवीएम को देखने के लिए, ने मुझे भेजा था, मैं वहां पे सारा जायजा लेकर आया था। वापस आए थे तो जरदारी साहब ने कहा कि वहां पे इलेक्शन कमीशन कराता है, यहाँ पे कोई और भी मुदाखिल। तो साहब, आपकी आवाज़ कट रही है, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ और आपकी बात ताकि मुकम्मल हो सके। अली जफर साहब, क्यों इतनी ज़्यादा डेस्परेट हमें गवर्नमेंट नज़र आ रही है कि पहले अपोजिशन पे चढ़ाई करती रही, आज इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई कर दी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी चढ़ाई कर दी कि वो मिले हुए अपोजिशन के साथ, वो पैसे पकड़ के इलेक्शन कराते हैं, वो बिके हुए हैं, इनको आग लगा देनी चाहिए, जन्म वासल कर देना चाहिए। ये किस तरह के बयान दे रहे हैं? इतनी ज़्यादा डेस्परेट क्यों है गवर्नमेंट ईवीएम को लेकर, आई वोटिंग को लेकर? देखिए, डेस्परेशन की बात नहीं है। मैं इसको कुछ इस तरह देखता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे आइन में बड़ा वाज़े उसका एक रोल है, और वो रोल ये है कि उसने आज़ाद और जिस तरह कहा टोटली इंडिपेंडेंट फ्री फेयर इलेक्शंस कराने हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की जो जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसका मतलब ये होता है कि आप किसी की साइड नहीं लेते। आपका काम सिर्फ ये है कि जो अवाम की जो एक सेंटिटी ऑफ वोट है उसको कायम रखें। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ एक और भी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के साथ साथ, कि उन्होंने कानून के मुताबिक, जो पार्लियामेंट कानून बनाएगा उसके मुताबिक इलेक्शन कराना है। अब हुआ ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरह हुई कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन ने खुद बुलाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और बिल्कुल दुरुस्त बनाया, क्योंकि कानून साजी भी इस तरह ही होनी चाहिए कि हर स्टेक होल्डर से कमेंट्स ले लिए जाएं। सो वो कमेंट्स की हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त बात थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो भी मौकफ था दे दिया, उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये नहीं कर सकता मेरी नज़र में कि वो पार्लियामेंट को ये डायरेक्ट करे कि आपको ये कानून बनाना चाहिए या नहीं वाला जो इस हिसाब है, वो पार्लियामेंट का आइन में रोल है। उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट कानून बनाए, और जो भी कानून बनाए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको इम्प्लीमेंट करे। लेकिन कमेंट्स की हद तक दुरुस्त है, वो चूंकि उनसे मांगे गए थे, उन्होंने कमेंट्स दे दिए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग यहां हुई कि लगता ये है, तासुर ये मिला कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कमेंट से ज्यादा एक तरह से डिक्टेशन देने की कोशिश कर रही है कि ये कानून इसका बनना ही नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग मेरा ख्याल है एक है जो कि एक तरह से जमहूरियत में कई बार हो जाती है इंस्टीट्यूशंस में, और इसको दूर करना है। अब इसका इलाज क्या है, ये इसकी तरफ हमने गौर करना है। इलाज ये है
और वो भी इलाज भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है। इलाज ये है कि अगर स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाता है बिल और स्टैंडिंग कमेटी कह देती है कि हम इसको बिल को मंजूर नहीं करते, जो आज उन्होंने कह दिया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होती है कि अगर वो हाउस भी एक्सेप्ट नहीं करता और जो हाउस के पास टाइम गुजर गया है क्योंकि 90 दिन होते हैं, ऐसा ही तो है। फिर आइन कहता है कि आप एक जॉइंट हाउस, जॉइंट सेशन, बिल्कुल जॉइंट पार्लियामेंट, जॉइंट सेशन बुलाएं। अब जॉइंट सेशन का मतलब ये पूरी नेशनल असेंबली, और गालिबन वो 13 को बुलाया जा रहा है जॉइंट सेशन भी जी। तो अब तरीकेकार यही होता है कि जब इस किस्म का झगड़ा हो जाए, लेकिन सर तो वो तरीकेकार तो चले सर, आप तो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि आइन के अंदर एक तरीकेकार दिया गया है, उसके तहत आप अगले हफ्ते जॉइंट सेशन बुला के वहां से मंजूर भी कर लेंगे। लेकिन ये जो आज इल्जामात लगे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कि ये लोग पैसा लेते हैं और उन पे मिसकंडक्ट के इल्जामात लगे, यहाँ तक आप फवाद चौधरी साहब ने कि उनके खिलाफ हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जा सकते हैं, ये ऑप्शन मौजूद है, उससे पहले वो खुद मुस्तफ़ी हो जाएं। तो क्या उन्होंने ये भी कहा कि उनका मियाँ साहब के साथ भी उनका रब्ता रहा, उनके साथ उन्होंने काम किया, क्या ये काफ़ी है उन पे मिसकंडक्ट को प्रूव करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि मियाँ साहब के साथ काम किया, या फिर कुछ और भी सॉलिड चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, चूँकि आप खुद एक कानूनी माहिर भी हैं, सारे मामलात को समझते हैं, क्या आपके पास काफ़ी मवाद मौजूद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नाअहल कराने के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, या फिर ये जस्ट एक थ्रेट थी, कुछ नहीं होने वाला? जी देखिए, मुझे चूंकि ज़ाती इल्म नहीं है कि क्या मवाद है या नहीं है, तो उस पे तो मैं मेरिट सही, ठीक है सर। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। राना मशहूद साहब, आज शाहिद हकान अब्बासी साहब ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हुकूमत हमलावर हो गई है, इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करेगी। लग रहा है आपको ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये नुक्ता आगाज़ है, इसके बाद ये दीगर इदारों की तरफ ही बढ़ेंगे, और ये तो एक उनका पर्टिकुलरली ईवीएम पे एक एतराज़ है, आई वोटिंग के वाले से वो कह रहे हैं होनी चाहिए, समुंदर पर पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए, वो कह रहे हैं अपोजिशन इसमें अलाउ नहीं कर रही, इलेक्शन कमीशन भी बिला वजह की मुदाखलत कर रहा है। तो ये तो एक उनका जेन्युइन वो गवर्नमेंट का हमारा कंसर्न है। मुझे नहीं लगता वो किसी और इदारे पे हमलावर होने जा रहे हैं। नून लीग को तो जरा एक मौका मिल गया गवर्नमेंट को रगेदने का उन चीज़ों पे जिन पे माजी में वो आप पे तनकीद करते रहे। समर हो सकता है। देखें, पहली बात तो ये है कि हम इन्होंने जो काम किया है ये कोई पहली दफा नहीं किया है। जब इनकी मर्जी का काम नहीं होता है तो अदारों पर ये हमलावर होते रहे हैं। यही जमात थी जो डी चौक में बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, शलवारें सुखाने वाले जो तस्वीरें हैं वो आज भी कौम के सामने हैं। टीवी स्टेशन पर हमला, पीटीवी पर हमला करने वाली फुटेज आज भी सामने है। और सब कुछ छोड़ दें, वो सदर आरिफ अलवी साहब की जो ऑडियो है जिसमें वो इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि जी काम हो गया है, तो ये तो, और फिर इमरान खान साहब थानों में घुस के जो कुछ कर रहे हैं और जो फिर स्टेज पे खड़े होके कहते रहे कि मैं आईजी तुम्हारी, मतलब वो तो हमें जेब भी नहीं देता वो गुफ्तगू करने का। तो ये तो वो जमात है जो अदारों पर हमला आवर रही है। ये वो जमात है जिसने बिलों को जलाया, जिसने सिविल नाफरमानी की बात की, जिसने घेराव जलाओ की बात की। पाकिस्तान के अंदर जो है अदम बर्दाश्त के इन्होंने रवैयों को फरोग दिया। तो ये आज जो आजम स्वाति साहब ने जो गुफ्तगू की है, आप पहली बात तो ये है कि इनको एक्चुअली ये जमहूरियत नापसंद है, ना ये जमहूरी रास्तों से आने पर यकीन रखते हैं। इसी वजह से इन्होंने जो कुछ भी आज तक किया है ये हमेशा शॉर्टकट्स के ऊपर बिलीव रखने वाली जमात है। और इन्होंने, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो एक तरीकाकार होना चाहिए था, जो कौमी असेंबली पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो किस लिए हैं? ये कमेटीज के अंदर जाते नहीं है, ना ये नेशनल असेंबली ना सेनेट के अंदर। पंजाब के अंदर तो पिछले, आपको पता है, 3 साल से स्टैंडिंग कमेटीज काम ही नहीं कर रही। और इन्होंने मतलब ये ना रूल ऑफ लॉ। लेकिन राना साहब कौन से शॉर्टकट की आप बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हमारी 22 साल स्ट्रगल थी, उसके बाद हम इक्तदार में आए, और उसके साथ साथ ईवीएम 2018 में तो नहीं थी, 2018 में तो पुराने सिस्टम के तहत ही बैलेट हुआ है, उसमें तो कोई शॉर्टकट वाली चीज़ तो नज़र नहीं आ रही। देखें समर साहब, बात ये है कि ईवीएम से पहले आरटीएस की बात कर लेना। जो हुकूमत 3 साल में आरटीएस के बैठने की वजूहात कौम के सामने नहीं रख सकी, जो हुकूमत इलेक्शन कमीशन जो है वो कहता है कि जी नादरा के पास सिस्टम था, नादरा कहता है कि आज तक ये एक ऐसा मुहिम है जिसके ऊपर एक पूरा इलेक्शन चोरी हो जाता है, लेकिन उस इलेक्शन के ऊपर, और वो भी जो था वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था ना,
टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल करनी नहीं आती। इस ईवीएम के ऊपर ही जिस कंपनी को बुलाया गया था कमेटी के अंदर, आज उस कमेटी ने जब पहले ब्रीफिंग दी थी और इलेक्शन कमीशन ने जो उस वक्त एतराजात उठाए थे, उस कमेटी ने, उस कंपनी ने उन एतराजात का आज तक जवाब नहीं दिया। हेज किस बात की है, इतनी जल्दी किस बात की है? ये जल्दी सिर्फ इसलिए है कि इनको पता है कि इस वक्त ये अवाम में पिट चुके हैं और ये जो मैं कह रहा हूं ना, सहारे ढूंढ रहे हैं। ये जिस तरह आरटीएस का सहारा लेकर आज ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ आरटीएस के ऊपर खड़ी है, इसी तरह अब ये अगले इलेक्शन को चोरी करने के लिए ईवीएम को हर चीज का एक तरीका है, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराने के एसओपीज हैं। आप उन तमाम एसओपीज को फॉलो करें और स्टार्ट फ्रॉम पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी अगर इसको अप्रूव करती है, ये आप जो बुलडोज करके जो सेशन इकट्ठा के बात करना चाहते हैं, ये आप बुलडोज करके अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे, हम आपको बता रहे हैं। सही है, ठीक है। बहरहाल जॉइंट सेशन अगर होता है तो उसमें 17 अरकान की बर्तरी हासिल है हुकूमत को अपोजिशन के ओवरऑल इत्तेहाद पर। एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं जरा चोई साहब, आप वो बात कर रहे थे इंडिया वाली भी, जरा वो भी मुकम्मल कीजिएगा। आपका राब्ता मुनक़ता हो गया था, जरा सिग्नल वीक होने की वजह से गालिबन। जरा इस पर बताइएगा कि फिर आपको भी यही लग रहा है कि भाई पीटीआई जो है वो किसी सूरत नहीं आ सकती दोबारा 2023 में अगर ईवीएम नहीं होती, और आप भी इसीलिए जोर लगा रहे हैं कि ईवीएम और आई वोटिंग जो है ये बड़ा नुकसान पहुंचा देगी आप लोगों को। हमें वो वजीर आजम जो कश्मीर के मसले पे अपोजिशन के साथ नहीं बैठने को तैयार, जो इंडिया के मसले पे अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, जब इंडिया हमला करता है, अफगानिस्तान पे बैठने के लिए तैयार नहीं, वो ईवीएम पे बैठने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज तो है ना। एक बात। दूसरी बात, अली जफर साहब बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, चलो राना मशहूद साहब का, मेरा बैकग्राउंड भी लॉ का है। कानून तो अली जफर साहब आप बना सकते हैं, बिल्कुल, आपके पास 17 वोटों की अक्सरियत है। अगर मुझे ये बताएं कि कानून तो आप ये भी बना सकते हैं वहां पे कि सिर्फ अगले इलेक्शन में पीटीआई हिस्सा लेगी, ये कानून बन सकता है। अगर आप बिल ले आए, आपके पास अक्सरियत है, उसको कोई मान लेगा क्या? ये ऐसे कवानीन जो आप बनाना चाहते हैं उनको कोई मान लेगा इस मुल्क के अंदर? क्या इलेक्शन सिर्फ पीटीआई ने लड़ने या बाकी जमातों ने भी लड़ने? सो कुछ ऐसे लॉज हैं या कवानीन हैं जिसमें आप दूसरी पार्टियों की मुशावरत के बगैर और इलेक्शन कमीशन की एतराजात को दूर किए बगैर आप नहीं कर सकते। आप जबरदस्ती करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? मसलन इंडिया के अंदर भी, मगरबी बंगाल के अंदर प्रॉब्लम है ईवीएम के ऊपर, डिबेट है, एक बाहर आ गई। ये सिंगापुर के अंदर 200 वोट उन्होंने पहले ही डाल लिए थे, 5 मुल्क छोड़ चुके हैं, आके ईवीएम पे वापस जा चुके हैं, जिसमें जर्मनी है, जिसमें इटली है, जिसमें हॉलैंड। क्या वो जमहूरियतें नहीं है? वो आपसे टेक्नोलॉजिकली और तालीम के एतबार से ज्यादा एडवांस नहीं है? ज्यादा एडवांस है, क्यों वापस जा चुके हैं? तो आप कोई तमाशा खड़ा करना चाहते हैं और एक्चुअल कर भी दिया है। एक तो उसकी वजह यह है कि आप एक्चुअल इश्यूज से तवज्जो, आज आपने चीनी खरीदी है 124 रुपए किलो, वो जिक्र ना हो। आटा 1 महीने में 13 बार बढ़ गया है। आज आपने 1 रुपए 83 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है ताकि इस पे लोग बात ना करें। एक तमाशा। चौधरी साहब दो चीजें इस वक्त, दो चीजें पैरेलल चल रही हैं। जो जॉइंट सिटिंग भी होगी पार्लियामेंट की, वहां पे 2 बिल लाए जाएंगे। एक बिल तो ईवीएम का है, दूसरा है आई वोटिंग का, समुद्र पार पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने का। उसमें पीटीआई ये क्लेम करती है कि हमारी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, वो वोट हमें पड़ेगा, और 40-42 हल्के ऐसे हैं कि वहां पे रिजल्ट्स तब्दील हो सकते हैं। पीटीआई का जो मार्जिन था हारने का, उसमें अगर समुद्र पार पाकिस्तानियों के वोट अगर ऐड होते हैं, वो कहते हैं हम जीत सकते हैं, 40 के करीब हल्कों पे बड़ा असर पड़ सकता है। तो इस पे क्यों एतराज आपको? समुद्र पार पाकिस्तानी तो ज़ाहिर जितने हम पाकिस्तानी होते हैं वो भी पाकिस्तानी है, उनको तो वोटिंग का राइट मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। चले ईवीएम पे आपका एतराज, चले उसको मान लेते हैं। नहीं, एतराज नहीं है हमारा एतराज नहीं है, इसके सॉल्यूशंस है। बस 3 पार्टियां, मेन पार्टियां, उनके 3 मुख्तलिफ नुक्ता नजर। ये कहते हैं कि यहाँ के हल्कों में दें वोट। पीपल्स पार्टी कहती है कि आप समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक हम उनको देना चाहते हैं, वहां पे इलेक्शंस करवा दें, सीटें एलोकेट कर देते हैं कि वहां पे इलेक्शंस हो जाएं और वो इलेक्शंस के जरिए आ जाए। नून लीग ने एक तीसरा सोल्यूशन पेश कर दिया कि बिल्कुल देना चाहते हैं, जैसे आपने खवातीन और माइनॉरिटीज को दी है वैसे उनको दे दे, मखसूस निशस्तें कर दे। आप नुमाइंदगी देना चाहते हैं ना, तो वो 3 इस पे भी डिबेट हो सकती है। लेकिन ये जो जबरदस्ती करना चाहते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रिक है। और एक्चुअल तो आज मैं जो आजम सवाती साहब पे खुद पे इल्जामात हैं कि उन्होंने पैसे दिए
पार्टी इलेक्शंस के अंदर उनके खिलाफ पीटीआई के अंदर इंक्वायरी हुई, और वैसे ये तोहफा भी मौलाना फजल रहमान साहब का दिया हुआ है। तो उन पे अपने बहुत सारे इल्जाम है पैसे देने, और वो कह रहे हैं कि इसने पैसे पकड़े हुए। वैसे तो इलेक्शन कमीशन के साथ भी ये होनी चाहिए थी, इतनी देर का इनका वो केस लेकर बैठा हुआ है ना फॉरेन फंडिंग का, उनके साथ भी ये होनी चाहिए। बहरहाल सर, अगर कोई चले अली जफर साहब, पैसे अगर पकड़े होते कोई, तो अब तक फॉरेन फंडिंग का जो साहब बिल्कुल ठीक बात करेंगे, उसका फैसला आ चुका होता अब तक। वो बड़ा लीथल था पीटीआई के लिए, आपके लिए। और दूसरा, जो आप नैब के बारे में कहते रहे कि देखें ये नैब तो बनाया ही नून लीग पीपल्स पार्टी ने मिलकर बनाया था, चेयरमैन उन्होंने लगाया था, भुगते वो लोग, वही उनके साथ कर रहा है जो कर रहा है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनका तकर्रर तो इमरान खान साहब ने ही किया था इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द अपोजिशन, और ये कंसेंसस से बने थे बिल्कुल। तो अब क्या हो गया अचानक कि आपको उनमें मिसकंडक्ट नजर आने लग गया है कि वो इस्तीफा दे फौरी तौर पर, नहीं होते तो फिर जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और दूसरा आप लोगों ने तो अदम एतमाद का इजहार कर ही दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, तो फिर तो अब तो कोई भी, आप वैसे भी 2023 के इलेक्शन की तरफ जाते हैं, वो इन्होंने ही करवाना है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने ही कराना है, वो कैसे होगा फिर? ये तो आप बड़ा क्लियरली आपने उन पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, अगर वो पर्ची के थ्रू ही होता है इलेक्शन। देखिए, मैं थोड़े से पहले इसका भी जवाब देता हूँ, लेकिन पहले मैं थोड़े से हकायक सामने रख दूँ, फिर आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईवीएम की। कहा गया कि ईवीएम ये गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट कोई ना कोई गवर्नमेंट का मोटिव खराब है, उसका कोई मकसद इसमें खराब है, कोई बदनीयती है। अब ये ईवीएम जो है, क्योंकि मैंने तो कानून पढ़ा है इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में, मैं पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर भी हूँ, हमारे सामने पेश भी और उसके लिए काफ़ी स्टडी भी की। ये कानून ये गवर्नमेंट नहीं ला रहे, ये ईवीएम का कानून पहले से मौजूद है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस कानून में अभी अमेंडमेंट के बगैर भी कहा गया था कि आप जो है ये ईवीएम इंट्रोड्यूस करने के लिए आप पायलट प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दें। तो ये एक स्टेप है। अब इसका ये दूसरा स्टेप ये है कि जब आपको पायलट प्रोजेक्ट्स हो गए, आपने एक्शंस ले लिए, तो अब आप एक तरह से मशीनों को प्रिक्योर करना शुरू करें, मशीनों को आप इस्तेमाल पायलट प्रोजेक्ट ही तो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात सामने आए थे कि पायलट प्रोजेक्ट देखने के बाद ही जो अहम स्टेक होल्डर इलेक्शन कमीशन, उन्होंने मुस्तरद कर दिया था, भाई ये तो नहीं है, वायबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मुझे जो उनकी समझ आई है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये मुस्तरद हो गया, उन्होंने कहा था कि उसमें प्रॉब्लम्स आए हैं, पहले पायलट प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आए, दूसरे पायलट प्रोजेक्ट में बेहतरी हुई, और अब हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप ये मशीनें खुद ही खरीदें। और ये मशीनें क्या करती हैं ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मशीनें सबसे पहले तो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये जो कहना कि कोई धांधली हो सकती है ये मुमकिन नहीं, ना किसी ने इल्जाम लगाया, कम से कम एक्सपर्ट्स ने तो इल्जाम ये नहीं लगाया, सुनी सुनाई बात जरूर लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये मशीन जो है, ये जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है जिसमें आप जाके बैलेट पेपर बनाते हैं, बैलेट पेपर पे ठप्पा लगाते हैं, उसके बाद उसको बैलेट बॉक्स में डालते हैं, ये उसको नहीं खत्म कर रहा, ये एक्चुअली एक एडिशन कर रहा है। एडिशन ये है कि इस काम के साथ साथ आप एक मशीन भी होगी, और मशीन में भी आप एक बटन दबा के वही चीज रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि आपके पास एक तो रिजल्ट जल्दी आ जाए, और दूसरा एक डबल चेक हो जाए कि वो जो बैलेट बॉक्स में चीज गई है वही रिकॉर्ड हो रही है एक मशीन के जरिए भी। तो इसमें कोई धांधली की पोजीशन नहीं है ये, बल्कि एक इंप्रूवमेंट है एफिशिएंसी की। अब जहां तक ओवरसीज वोटिंग के ताल्लुक है, ये भी मैं आपको बता दूं कि एग्जिस्टिंग कानून में ऑलरेडी ओवरसीज वोटिंग की इजाजत है। सिर्फ ये कानून ये कह रहा है इस वक्त, और ये कि कोई भी पढ़ ले उसको, 3 लाइनों का कानून है, वो कानून ये कह रहा है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप अब कोई ऐसा प्रोसीजर बनाएं कि बाहर वाले जो लोग हैं ओवरसीज पाकिस्तानी वो वोट कर सकें, उसका प्रोसीजर आप बताएं। कानून प्रोसीजर भी नहीं बता रहा, कानून ये नहीं कह रहा कि आप आई वोटिंग के जरिए करें या पोस्टल बैलेट के जरिए करें, कानून सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन को ये इजाजत दे रहा है। तो ये तो हकायक हैं, और इसके ऊपर बहरहाल जमहूरियत में मेरा ख्याल है हमें मानना चाहिए कि जो कमिटीज होती हैं वो बालातर हो के पार्टी से वो फैसले करती हैं। इस कमेटी ने एक फैसला कर दिया, अब जमहूरी तौर पे उनका हक है फैसला करना
कि नहीं ये कानून चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या होगा? अभी तो आपके कमीशन पहले भी नामुकम्मल था, ऊपर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला सामने आ गया है, उस पर गवर्नमेंट बड़ी खुल के उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो क्या करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? उन्हें हटाएंगे? हटाने के लिए प्रोसीजर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना पड़ेगा, उसके लिए बाज़ाब्ता कुछ सॉलिड चीज़ें वहाँ पे पेश करना होंगी कि ये चीज़ें उन पे मिसकंडक्ट प्रूव करती हैं हटाने के लिए। मुस्ताफी तो वो नहीं हो रहे। देखिए जी, इसका जवाब हमें इस सवाल का जवाब हमें रूल ऑफ लॉ में मिलता है, और रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि कानून को आप फॉलो करें। कानून ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक प्रोसेस के जरिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए, आईनी प्रोसेस के जरिए, प्रोसीजर के जरिए उसको अपॉइंट किया गया है। अब उसको सिर्फ रिमूव करने का तरीका, बेशक आप अदम एतमाद कहें, आप बेशक कहें कि जी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहा, लेकिन अल्टीमेटली उसको रिमूव करने का तरीका एक ही है, और वो भी आइन में लिखा है कि उसी तरह वो रिमूव होंगे, उसी तरह उनको हटाया जा सकता है जिस तरह एक सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज को, यानी कि मिसकॉन्डक्ट करें तो आप जुडिशल काउंसिल के पास चले जाएं। तो ये तरीकेकार है। अगर ऐसा कोई पोजीशन बनती है कानूनी के उनको मिसकॉन्डक्ट किया है उन्होंने, तो हर एक का हक है, हुकूमत का भी हक है, अपोजिशन का भी हक है कि वो उनके खिलाफ एप्लीकेशन दें। लेकिन जब तक वो एप्लीकेशन का फैसला नहीं होता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन के नीचे ही काम करेगी और हम सबको मानना पड़ेगा। तो ये एक पॉलिटिकल इशू तो जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको कानून की निगाह से देखें, रूल ऑफ लॉ की निगाह से देखें, तो वो बिल्कुल उनकी पोजीशन यही है जो मैंने अभी बताई है। राना मशहूद साहब क्विकली जरा इससे मुझे बता दें कि अगला इलेक्शन जो भी होना है, ठीक है सर, 2023 का इलेक्शन कराना इन्हीं मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर ही होना है, मेंबर 2 नए उनका तकर्रर होना है। तो अब इन्हीं के अंडर अगर इलेक्शन होता है, मौजूदा सिस्टम के तहत होता है, तो पीटीआई नहीं मानेगी, ईवीएम के थ्रू होता है तो आप और पीपल्स पार्टी दीगर जमातें नहीं मानेगी। तो ये तो फिर बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि 2023 का इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो गया 2 साल पहले ही। देखें, जिस तरह मैंने समर साहब पहले बात की थी ना, हम लोग जो जमहूरी लोग होते हैं ना, वो हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, और इसका सॉल्यूशन जो है वो जो स्टैंडिंग कमेटीज बनी है, वहां पर जो पार्लेज हुए हैं, वहां पर डिसीजन कंसेंसस के साथ होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, देखें, इमरान खान साहब कहते हैं मैं यूरोप को यूरोप से ज्यादा जानता हूँ, उन्होंने ये कहा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। तो यूरोप ने तो, जिस तरह चौधरी साहब ने, मंजूर साहब ने फरमाया कि 7 मुल्कों ने यूरोप के इसको रिजेक्ट कर दिया हुआ इस्तेमाल करके, तो कोई वजह ही होगी ना रिजेक्शन की। तो वो जो वजूहात हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने 37 वजूहात, आप जब एक चीज का पायलट करते हैं तो आप एक्चुअली उसकी फिजिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं ना कि वो चीज वायबल है या नहीं है। और जब आप ये देखते हैं जिस अदारे को आपने दिया है, जब वो अदारा कहता है कि इसकी वायबिलिटी पर लेकिन राना साहब, अब तो इलेक्शन कमीशन के जो एतराजात हैं वो तो पोलिटिसाइज हो गए हैं। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ये अपोजिशन का माउथ पीस बना हुआ है इलेक्शन कमीशन, ये अपोजिशन का हेडक्वार्टर बना हुआ है इलेक्शन कमीशन का इदारा जो है। इलेक्शन कमीशन अगर हमारा माउथ पीस होता ना, तो आज फॉरेन फंडिंग का फैसला आ चुका होता और पीटीआई वैसे ही बैंड हो चुकी होती, पीटीआई खत्म हो चुकी होती। अगर हमें तो इलेक्शन कमीशन से बेताशा गिले हैं। हमारे 2018 के जितने भी हलकों के केसेस यहाँ पर गए, वो सारे के सारे आज के दिन तक पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन हम लोग जो है सब्र का दामन हमने कभी हाथ से नहीं छोड़ा। इन लोगों को, चूंकि ये लोग, देखें मेरी एक बात सुने, ये जो पीटीआई में बैठे हुए लोग हैं ना, ये सारे मुख्तलिफ जमातों से निकल कर आए हुए लोग हैं, और ये सारे शॉर्टकट्स के आदी हैं। इनको हमेशा से पकी पकाई चीज खाने की आदत है। अब जब इनकी मंशा के मुताबिक नहीं हो रहा, असल फैसला तो अवाम ने करना है, और जाए जरा अवाम के अंदर, आज आटे दाल के ऊपर वो इनका एहतसाब करने को तैयार बैठे हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि वो ईवीएम जो है उनका एहतसाब शायद रोक पाए। 12 एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे क्या अपोजिशन जो भी वो इल्ज़ाम लगा रही है पीटीआई की गवर्नमेंट पे कि ये सारा कुछ शॉर्टकट के जरिए इलेक्शन चोरी करके, धांधली करके, ईवीएम के थ्रू इलेक्शन मैनिपुलेट करके इक़्तिदार में आना चाहती है, क्या अपोजिशन इसे रोक पाएगी? क्योंकि अपोजिशन तो इस वक्त खुद एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार नजर आती है। रोज़ाना की बुनियाद पर ही अब ये मामूल बन चुका है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी अटैक आता है अपोजिशन पे, यहाँ से काउंटर अटैक आ रहा है। तो आपस में बाहमी तनाज़ात में उलझी अपोजिशन क्या हुकूमत को रोक पाएगी? बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहेगी।
वेलकम बैक टू नाज़रीन। एक तरफ लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी, चूँकि अपोजिशन जिसने शायद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है इलेक्शन कमीशन को, गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी किस्म के स्टेप से, एग्रेसिव स्टेप से वो आपस की लड़ाइयों में उलझी हुई है। ज़रा आपको सुना देते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि मुसलसल ही अपोजिशन की दीगर जमातों को टारगेट कर रहे हैं, उन्होंने ताज़ा हमला क्या किया अपोजिशन पे, ज़रा सुन लें। जब हम आपके साथ थे आप कहते थे कि इस्तीफा के बगैर काम नहीं चलेगा, तो अब आपके लिए चैलेंज है, या आए हमारे साथ मिलके वार करें, हमारे साथ मिलके अपने वोट इस्तेमाल करें। अगर नहीं तो अपना ही बात मान ले, अपना ही दावा पे अमल करें, वैसे आपका वोट का फायदा ही नहीं रहेगा, तो इस्तीफा ही दे दे। आपने इनमें से एक काम तो आपको करना ही करना पड़ेगा, वरना पंजाब के अवाम खास तौर पे कि ये ना मुफाहमत है, ये ना मुखालफत है, ये मुनाफिकत है। चौधरी मंजूर साहब, आज पीडीएम का इजलास हुआ इस्लामाबाद में, उसमें फैसला किया गया कि एक तो इस्लामाबाद में वो कन्वेंशन करने जा रहे हैं, और दूसरा उन्होंने ये फैसला किया है कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन जो शायद 17 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि हम बाइकआउट करेंगे इस सेशन का। आप भी इस अमल में उनके साथ शरीक होंगे, चूँकि अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर तो सारी एक साथ हमें नज़र आ रही है, बाहर ज़रा लड़ाई ज़्यादा चल रही है आपस में, क्या होगा लाएमल आपकी पार्टी का? एक तो बाहर लड़ाई चल रही है, एक कहीं अंदर भी लड़ाई चल रही है। उसको छोड़ें। प्रॉब्लम ये है कि एक तो हम पीडीएम में नहीं हैं, पीडीएम का अपना फैसला है। तो बिलावल साहब ने कहा कि आप अगर हुकूमत नहीं गिराना चाहते तो फिर इस इत्तेहाद का तो कोई फायदा ही नहीं था। तो हुकूमत तो मरियम नवाज साहबा ने कह दिया कि हम 5 साल नहीं गिराना चाहते, वो फारिग हो गया बात। रही बात ये कि हम एक तरफ बिल्कुल हम अलग पार्टियां हैं, हमारे अपने अपने मौकफ है, हम अपनी हुकूमत की गिरानी, फिर इस एक्सरसाइज का आपको क्या मकसद नजर आ रहा है? ये जो पीडीएम के थ्रू चल रही है, वो कन्वेंशन भी कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, अक्टूबर के जलसों का शेड्यूल भी आ गया सामने। उसका तो अब कोई फायदा नहीं, जब आपने हुकूमत नहीं गिरानी तो फिर उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। अब आप जो बिलावल साहब ने कहा कि या आप अपनी पॉइंट देखिए ना, इनकी स्ट्रेटजी थी, हमारी स्ट्रेटजी थी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लें, ये कह रहे थे बाइकआउट करें। हमारी स्ट्रेटजी दुरुस्त साबित हुई, जब ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया हुकूमत एक्सपोज हुई। इनकी स्ट्रेटजी थी सेनेट का इलेक्शन बाइकआउट करें, हमारी स्ट्रेटजी थी कि इसमें हिस्सा लें। मैं उस पीडीएम की मीटिंग में मौजूद था, एक डेडलॉक हो गया था इस्तीफों के ऊपर आकर। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम नहीं मानते, फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने इंटरवीन करके कहा कि इसको किसी तरीके से लिख लें कि कौन से दे रहे हैं हम, अगर जरूरत पड़ी तो। होगा क्या कि अगर इस्तीफे दे देते हैं तो ये बाय इलेक्शन करा देंगे। आपके ख्याल में ये इतने सादा हैं अली जफर साहब कि वो सारे इलेक्शंस एक बार करा देंगे? इस्तीफे तो 6 महीने पीटीआई के भी पड़े रहे थे ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करा देंगे और 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे, फिर वो आइन में तरमीम कर देंगे, आप क्या कर लेंगे? तो बहुत सारे ऐसे नुक्ते हैं। सेनेट का इलेक्शन अब एक है प्रॉब्लम क्या है कि जिस दिन मियां शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान कोई राब्ता होता है, उस दिन मुस्लिम लीग के अंदर कुछ सियासी टारगेट किलर्स हैं, वो अटैक मार देते हैं या मौलाना साहब अटैक मार देते हैं। अब हमें नहीं समझ आ रही कि ये क्या हो रहा है। कौन है मास्टरमाइंड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम टारगेट किलर्स का मुझे पता है कौन है। तो वो खराबी कर देते हैं। अब भी राब्ता है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब को फोन करके ईवीएम के कानून पे मुशावरत की थी सॉरी, इस पे भी मुशावरत की थी, और जो 2 मेंबर्स आने हैं उन पे भी मुशावरत की थी। तो अब भी उस लेवल पे, चूंकि पार्लियामेंट के अंदर हम बैठे हैं, पार्लियामेंट के अंदर सारी जमातें बैठी हैं अपोजिशन की, तो वहां पे पार्लियामेंट के लेवल पे हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन है उस लेवल पे, और उस पे बात हो सकती। बाकी अगर वो हमें कोई बात करेंगे बिल्कुल हम जवाब देंगे, लेकिन एक्चुअल तो ये है कि इस हुकूमत को घर भिजवाना था, वो नहीं भिजवा रहे। पता नहीं क्यों नहीं भिजवा रहे। फायदा उसका 6 सीटों के साथ पंजाब में अगर तब्दीली आती है तो हमें तो नहीं है, हमजा शहबाज बनता है, हमें एक्सेप्टेबल है। अगर किसी नून लीग के अंदर अगर फजल रहमान किसी ऑफर की बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने हमें भी ऑफर दी थी, वो अदम एतमाद वाली पंजाब में, हमने तो एक्सेप्ट नहीं की, पार्टी ने मान लिया। लिखा हुआ है भाई,
अदम एतमाद तो हमारी वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये ऑफर थी, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई डील की ऑफर थी जो हमें दी गई, आपने मुस्तरद की, पीपल्स पार्टी ने वो एक्सेप्ट कर ली पंजाब में। नहीं, मौलाना साहब ने मुस्तरद थोड़ी की, मौलाना साहब तो वो ऑफर लेकर धरना उठाकर चले गए थे। पूछे ना वो क्या था, धरने में तो ऑफर ही थी ना, ऑफर ही नहीं थी बल्कि समझौता होके करके गए हैं। किसके साथ किया है? जो परवेज लाई के घर किससे मुलाकातें करते रहे, क्या कहा था उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने इनसे, और फिर क्यों चले गए? बताएं लोगों को क्या ऑफर थी। हम पूछते थे स्ट्रेटजी क्या है, वो कह रहे थे आप मेरे पे छोड़ दे, मैं गवर्नमेंट को गिरा के जाऊंगा। वो तो उस वक्त भी कह रहे थे गिला करते रहे कि पीपल्स पार्टी नून लीग ने मेरे साथ हाथ कर दिया, वो पीछे हट के मुझे आगे करके। नहीं, हम तो इनको मना कर रहे थे कि ना करें। हम तो मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी कह रहा हूँ, लाहौर के जलसे में जो मौलाना साहब का था, हम गए थे, कायरा साहब स्टेज पे भी गए थे, तकरीर भी की थी। नून लीग अगर नहीं आई तो वो आज उनके साथ बैठी है, उनसे पूछ लें कि उनकी लीडरशिप सारी लाहौर में मौजूद थी, तो कोई एक भी लीडर नहीं आया। सही है, ठीक है। राना मशहूद साहब, ये कौन है टारगेट किलर जो कि इकट्ठा नहीं होने देते पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को? वो मुस्लिम लीग नून विच इज़ लेड बाय मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम नहीं होने देते। इसका फ़ायदा तो ज़रा अपोजिशन को ही होना है। अब वो जॉइंट सेशन आ रहा है, 17 अरकान का फ़र्क आप किसी तरह करके मैनेज कर सकते हैं। वहाँ से आपने अभी सेनेट के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए थे, वहाँ पे अक्सरियत गवर्नमेंट की थी। इस बिल को भी आप टर्न डाउन करवा सकते हैं अगर आप एफर्ट करें थोड़ी सी। लेकिन ये जो टारगेट किलर्स की बात करें चौधरी मंजूर साहब, शायद वो अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप ना होने दें पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान। कौन है लोग ने रोके नहीं आप? पहली बात ये है कि टारगेट किलर्स की नहीं बात। हर जमात का ना अपना एक मौक़िफ़ होता है, हर जमात का अपना एक मंशूर होता है। चौधरी साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि ये जब इस्तीफ़ों वाली ऑप्शन डिस्कस हुई थी तो वहाँ पे ये भी डिस्कस हुआ था कि इन हाउस चेंज के ऊपर जब बात, तो हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि इन हाउस चेंज के अंदर आपको चंद वोट वो भी चाहिए होंगे जो हुकूमती बेंचों पर बैठे हैं, और वो हॉर्स ट्रेडिंग का पाकिस्तान की सियासत में ना पहले कभी फ़ायदा हुआ था ना आगे फ़ायदा होगा। हमारा तो मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि ये जो हुकूमत है ये नाकाम हो चुकी है। इस हुकूमत को का बिस्तर गोल किया जाए, इसको एहतजाज और जो भी तरीक़ाकार है आइन की हदूद में रहते हुए उसको इस्तेमाल करते हुए, चाहे इलेक्शन, हम तो 2021 के इलेक्शन के लिए भी तैयार थे, 2022 में हो जाएं, 2023 में हो जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और उन इलेक्शन के नतीजे में जो भी जमात आती है उसको पूरी आज़ादी हो अपने फैसले मनवाने की। तो हमारा मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ हमेशा पार्लियामेंट का इस्तेहकाम रहा है, जमहूरियत का इस्तेहकाम रहा है। लेकिन राना साहब, जो चौधरी मंजूर साहब सवाल कर रहे हैं कि अब जब हुकूमत नहीं गिरानी, 2023 तक टाइम देना है पीटीआई की गवर्नमेंट को, तो फिर ये पीडीएम की तहरीक का लॉन्ग मार्च, कन्वेंशन, ये रोड कारवान, इन चीज़ों का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है फिर? नहीं, ये किसने कहा कि 2023 तक का टाइम देना है? मरियम नवाज साहब ने कहा था। दो चीजें हैं ना, या तो आप इन हाउस चेंज करके हॉर्स ट्रेडिंग करके तब्दीली ले आए, वो हम नहीं करना चाहते क्योंकि तब्दीली का मजा पूरी कौम ने चख लिया हुआ है। हम चाहते हैं कि इस हुकूमत की नाअहली और नाकामी अब नविस्ता दीवार है। इस हुकूमत को जो प्रेशर पीडीएम बिल्ड कर रही है, अब दो तरह का प्रेशर है। एक है जो पीडीएम बिल्ड कर रही है, और पीपल्स पार्टी भी एक सियासी जमात है, वो अपने तरीके से अपना प्रेशर बिल्ड कर रही है, हमें उस पर कोई इतराज नहीं, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि फौरी से फौरी इस हुकूमत को हम अपने प्रेशर से गिराएं और नए इलेक्शंस की तरफ जाएं, और उन नए इलेक्शंस के अंदर जो सेटअप आए वो पाकिस्तान की सही मानों में खिदमत करे। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि मिसाल के तौर पर ये जो बात हो रही है कि अभी जो जॉइंट सेशन आने जा रहा है, इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर हमारे राब्ते आज भी पीपल्स पार्टी के साथ है। पीपल्स पार्टी के जो दोस्त और साथी हैं वो असेंबलियों में जो मौजूद हैं वो हमसे राब्ते में भी हैं, हमारे साथी भी उनसे राब्ते में भी हैं, और वहां की स्ट्रेटजी जो है वो वहां पे फॉर्म बिल्कुल हो सकती है कि वहां पे क्या करना है। ठीक है, अच्छा बैरिस्टर अली जफर साहब, आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? क्या लग रहा है आपको कि कोई अब पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान किसी किस्म की मुफाहमत हो के, वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो के, बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, या फिर यहाँ पे कोई चीज़ सेनेट में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ कोई चीज़ होना, अब ये ख़त्म हो गई चीज़ें सारी? अब जो है ना 2023 के इलेक्शन पे ही जाके कोई सियासी जोड़ पड़ेगा, उससे पहले ऐसा कुछ भी अब थ्रेट आपको नहीं है? ये देखें, ना प्रेशर है, ना थ्रेट है, ना ये हुकूमत जा रही है। आपको पता है कि आग और पानी एक जगह नहीं रह सकते। आपको ये भी याद है
कि आज से जब ज़ियाउल हक साहब का जब ज़माना था, वो जब और उसके मुशर्रफ के दरमियान, मुशर्रफ के आने से पहले वो जो 10-12 साल थे, उसमें क्या हुआ था आपको याद है? तारीख तो लिखी हुई है और हर एक को पता है कि कौन आ रहा था, किस तरह एक प्राइम मिनिस्टर बनता था, उसके खिलाफ क्या होता था, बिल्कुल, फिर कौन निकाला जाता था, किस तरह दूसरा आ जाता था और फिर वापस उसको निकाला जाता था, फिर वो वापस को, ये रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स जो थी, ये इसलिए आपको नजर आती है वो दुश्मनी इसलिए है कि कोई एक दोनों पार्टीज की, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का माइंडसेट ही मुख्तलिफ है, इनके वर्कर्स का माइंडसेट भी मुख्तलिफ है। ऐसा लगता है ईवीएम पे आप इन्हें फिर से इकट्ठा कर देंगे? ईवीएम पे भी कोई इकट्ठा नहीं होंगे। ईवीएम का मैं आपको बताऊं, ईवीएम इंशाल्लाह आप देखेंगे पार्लियामेंट क्या फैसला करता है ये मुझे नहीं पता, जॉइंट पार्लियामेंट, लेकिन जो भी फैसला होगा, चूंकि वो जमहूरी फैसला होगा, वो मेजॉरिटी से होगा, तो उसके बाद कोई इसको ना कोई बाइकआउट करेगा इलेक्शन को, ना इसने किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहना है कि ईवीएम की वजह से हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। ये सारा कुछ कानून के मुताबिक होगा और आप ये भी देखेंगे कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसको पॉसिबिलिटी आप रूल आउट ना करें कि आज से 1.5 साल बाद शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहे कि हमने कोशिश की है, हम ये ईवीएम को इस्तेमाल नहीं कर सके, तो हुकूमत उस पर दोबारा देख सकती है कि वाकई अगर ये पोजीशन ऐसी है तो हम तब्दील कर दें कानून को। लेकिन ये कहना कि ये ईवीएम को इस्तेमाल करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, ये मेरा ख्याल है दुरुस्त बात नहीं है। अगर 1.5 साल बाद भी इलेक्शन कमीशन क्या देता है कि ये एप्लीकेबल नहीं है, नहीं हो सकता, तो फिर गवर्नमेंट मान लेगी इलेक्शन कमीशन के उस वक्त के एतराज को? क्यों नहीं जी, क्यों नहीं मानेगी? अगर ये, क्योंकि अभी तो ये कानून ये कह रहा है कि आप प्रोक्योर करें, आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें, और अगर कल को ये देखा गया, क्योंकि 2 साल का अरसा बहुत होता है, हमें जो बताया गया कमेटी में ये भी बताया गया कि फिलीपींस में मसलन 10 महीने में उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, तो 2 साल के अरसा बड़ा है। 1.5 साल बाद देखेंगे, इसमें कोई कानून भी हतमी नहीं होता, हर कानून को आप एक प्रोसेस के लिए करते हैं, और अगर वो प्रोसेस आप देखें कि नाकाम हो रहा है तो आप कल को उसको तब्दील भी कर सकते हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के जो तहरीरी एतराज़ात ने उसमें वो ये लिख रहे हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करने के हवाले से हमें साल चाहिए, महीनों में ये काम पॉसिबल नहीं होगा। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले अली ज़फ़र साहब ये फरमा रहे थे कि 1.5 साल बाद अगर हमें इलेक्शन कमीशन पूरे ट्रायल्स करने के बाद ये कहता है कि पॉसिबल नहीं है ईवीएम, तो फिर हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि पुरानी सिस्टम के तहत ही वोटिंग हो जाए। तो चौधरी मजूर साहब, क्या ये पॉसिबिलिटी अपोजिशन की तरफ भी है कि बाद जाके कुछ ऑन अ लेटर स्टेज इलेक्शन कमीशन मुतमईन हो जाए, फिर आप भी कहेंगे कि ठीक है भाई ईवीएम के थ्रू करा दें? कोई आपकी तरफ से मानने का कोई इम्कान है, या फिर बल्कि बड़ा क्लियर है कि ईवीएम को नहीं मानेंगे चूंकि पीटीआई शॉर्टकट ढूंढ के इससे इलेक्शन जीतना चाहती है? यही मकसद है, और क्या है। मतलब अगर कानून पे अमलदारी की बात है तो कानून तो मैंने कहा अली ज़फ़र साहब को क्या आप बना सकते हैं कि कोई और जमात हिस्सा नहीं लेगी इलेक्शन में, कानून तो बन जाएगा, लेकिन उसको मानेगा कौन? इसी तरह से ये है, ईवीएम का कानून अगर आप जबरदस्ती बनाना चाहते हैं तो बना दें। अब सवाल ये है कि इसके करेंगे क्या, बाइकआउट करेंगे इलेक्शन का? क्या ऑप्शंस क्या हैं आपकी टेबल पे? नहीं, ये तो फिर देखेंगे ना, जो जैसे भी हालात आगे आएंगे उस पे, और कौन मानेगा। इलेक्शन कमीशन का भी होता है, मैंने खुद इलेक्शन कमीशन की बेशुमार मीटिंग्स अपनी पार्टी की तरफ से वहां पे की हैं, और वो मुख्तलिफ इश्यूज पे बुलाते रहते हैं और कंसेंसस पैदा करते हैं। ये इलेक्शन एक ऐसा है चीज है जिस पे अगर कंसेंसस नहीं होता, हमेशा हर लॉ जो है कंसेंसस का, वो कंसेंसस से होता है। कंसेंसस जरूरी है। राना साहब, आपकी क्या राय है कि किसी स्टेज पे नून लीग मान सकती है ईवीएम को, या बड़ा अटल फैसला है कि नहीं मानना किसी सूरत में भी, चाहे कुछ भी हो जाए? देखिए, मैंने तो पहले कहा कि इनको ये स्टैंडिंग कमिटीज किस लिए हैं, पार्लियामेंट किस लिए है, और नंबर 1, नंबर 2, जब एक एतराज आ गया जिस अदारे को भेजा गया कि वो इसकी वायबिलिटी को चेक करें, जब वायबिलिटी के ऊपर ही उसने एतराजात उठा दिए, अगर उसको बुलडोज करके भी लाएंगे तो क्या ये नैब का फिट केस नहीं है? मतलब जो केसेस जो
बनाए गए हैं पहले भी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के, चाहे वो पार्लियामेंट को करके इस्तेमाल किए जाएं, चाहे किसी को किए जाएं, जब बेसिक अदारा जिसको दिया गया कि वो इसकी वायबिलिटी को चेक करे और उसने उस पर एतराज़ात उठा दिए और उन एतराज़ात को दूर किए बगैर आप जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये शफाफियत इसकी यहीं पर ही जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये जो हेस्ट में कर रहे हैं इसके एसओपीज को फॉलो करें तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन आरटीएस का जिसका मैंने पहले बात की थी कि अगर उसका हल शॉर्टकट नहीं माना जाएगा। ठीक है अली जफर साहब, अब आगे क्या आप करने जा रहे हैं? अपोजिशन को आपने ऑन बोर्ड लेना ही लेना है, जाहिर है वो बात जो बाकी लोग कर रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन पीटीआई ने नहीं लड़ना, दीगर जमातों ने भी लड़ना है, वो कह रहे कानून आप बना लें, हम नहीं मानेंगे उसे। मेरा ख्याल है जी, अगर जब ये पॉलिटिकल जो एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर ऊपर चढ़ गया है, अगर जब ये कम होगा तो मुझे यकीन है कि अपोजिशन के मेरे जो दोस्त हैं और अहबाब हैं वो सब ये इसको देखेंगे और फैसला करेंगे कि वाकई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसको इस्तेमाल होना चाहिए, सबका फायदा है इसमें। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि वक्त सबसे बेहतर हीलर होता है। अभी तो बहुत टेम्परेचर ऊपर हैं और लोग कॉन्फिडेंट कंसेंसस बिल्ड हो सकता है। ठीक जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। ज़ाहिर है एक अहम मामला है और एक बड़ा सेंसिटिव मामला है। इलेक्शन जो है उस पर अगले पूरे 5 साल गवर्नमेंट के डिपेंड करते हैं। इलेक्शन मुतनाज़ा हो तो फिर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती। गवर्नमेंट को जो भी फैसला करना है कंसेंसस के साथ करना होगा। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।